हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे DSSB TCT के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो जनरल मैथ आया था उसके क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट थे जनरल पेपर के, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग हो या फिर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट जो है हम कर चुके हैं। सिर्फ मैथ जो है जो हमारा बाकी रहता है उसको करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का जो है यहाँ पे योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 210 जो है योग दिया गया है। फिर कहा गया यदि पहली तथा दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना हो, 5:6 हो और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो 3:5 हो, तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है हमें बतानी है। देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है, पहली संख्या रेशो दूसरी संख्या रेशो तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। पहली और दूसरी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:6। फिर दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया है वो कितना है, 3:5। तो इसको हम दूसरी और तीसरी के नीचे ही रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 का जो रेशो है वो एक जगह पे 6 है और दूसरी जगह पे 3 है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही रेशो हो सकता है, या तो 3 या तो 6 या इसके अलावा कोई एक नंबर। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए इस तरीके के हमने क्वेश्चन कर रखे रेशो एंड प्रोपोर्शन में। इसको किस तरीके से करते देखिए, इस फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड वाले को भी इसी से, एंड देन सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। तो ये रेशो आ जाएगा पहली संख्या का, दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 210 है। तो इसको जब भी रेशो में होती है कोई संख्या उसको हमेशा आप क्या मान लीजिए, उसके पीछे x मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x + 18x + 30x, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 210 के। अब देखिए तीनों का योग कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 63x। 63x = 210। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 210/63। इसको कट करेंगे, अभी देखिए तो इसको हम कट कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 70। 7 से कट हो रहा है, 7 एकम 7 और 0, 7 × 21। ठीक है, तो 10/3 जो है यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है। x की जो वैल्यू आई वो क्या कितनी आई है, 10/3। अब देखिए इसने पूछा सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए रेशो अगर आप देखेंगे, पहली संख्या का रेशो 15 है, दूसरी का 18 है और तीसरी का 30 है। तो जिसका रेशो सबसे कम होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो पहली संख्या का कितना है, 15x है और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10/3 है। तो 15 × 10/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 10 × 5 कितना होगा, 50। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी पूछता तो 30 के साथ नहीं करते हैं आप। ठीक है, मतलब जो जिसका रेशो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 30x यानी कि 30 × 10/3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो राइट आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, 2 स्टेशन है R तथा S। देखिए 2 स्टेशन है, एक R स्टेशन है, दूसरा S है। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे से 410 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो R से S की तरफ जाती है तथा उसी समय पर एक अन्य रेलगाड़ी है जो S से R की तरफ निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों जो है एक जगह पे यहाँ पे जैसे मिल रही हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी की गति से 4 किलोमीटर अधिक हो तो धीमी वाली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। सिंपल, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 ट्रेन है और आमने सामने से आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। रिलेटिव स्पीड देखिए प्लस कब होगी स्पीड, जब दोनों आमने सामने होंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो अब हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड जो है हमारी प्लस होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक R से S की तरफ जा रही है और दूसरी S से R की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड होगी उसको ऐड कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देखा डिस्टेंस तो हमारा 410 है, टाइम हमारा 10 घंटे है,
लेकिन स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर घंटा अधिक है। तो मैं एक की मान लेती हूं कि एक की जो गति है वो x है, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। अब दो रिलेटिव स्पीड मेरे पास आ गई हैं, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x+4, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट, 2x = 4 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 41 - 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 37/2, तो ये हो जाएगा 18.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, तो 18 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, धीमी वाली रेलगाड़ी की गति क्या आ जाएगी, एक मिनट, नो, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, 18.5 अब इसमें आ गया है। तो ऑब्वियसली इसमें 5 नहीं दिया है, पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, तो इसके आसपास क्या मिलेगा, 18 किलोमीटर पर घंटा जो है हो जाएगा। अगर ये आपसे जिसकी स्पीड तेज है अगर उसकी गति पूछता तो कितना होता, 18+4 कर देते, वहाँ पे हो जाता 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धीमी वाली की पूछा था तो सिर्फ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो 18 किलोमीटर पर घंटा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a/b/c का मान बताइए। देखिए क्या कहा गया है, 5a बराबर है 3b के, तो यहाँ से हम ab की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। a को इधर रखेंगे, b यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके क्या हो जाता है, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/b और 3/5, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। अगला कह रहा है 4b = 5c, क्वेश्चन में यही गिवन है 4b = 5c, तो b/c कितना हो गया, 5/4। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू जो है दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि a/b/c कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। अगर यहाँ पर b की वैल्यू सेम नहीं होती, मान लीजिए एक जगह पे 4 होती, एक जगह पे 5 होती, तब हमें क्या करना पड़ता, वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो था, जैसे 3/4 लिखते यहाँ पे, उसके बाद 5/4 लिखते और यहाँ से इस तरीके से फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। ठीक है, तब हमें ऐसा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिख सकते हैं 3/5/4, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मान बताना है कि इसका मान क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से संख्या गिवन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सही वाली जो संख्याएं होती है उसमें सबसे पहले जो साइड वाली है और जो नीचे वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली को ऐड किया जाता है। ठीक है, यही किया जाता है, तो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले 5 1/2 दिया है, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2, 11/2 माइनस 7 चौक 28 और 1 29, 29/7 प्लस 12 सते 84। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 सते 84 और 2 86, तो ये हो जाएगा 86/7 माइनस 9 4 जा 36 + 1 7, 37/4 जो है ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम देखिए, एलसीएम किस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो नंबर उठाइए। ठीक है, फिर उसकी टेबल को जो है आप चलाइए और वो उस टेबल का वो नंबर लीजिए जिससे सारे नंबर डिवाइड कर जाएं। जैसे 7 1 जा 7 है, अब 7 को 2 कट नहीं करेगा, 7 दूनी 14 है, 2 से तो कट हो जाएगा 14, लेकिन 4 से कट नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, लेकिन 28 देखिए 7 4 जा 28 होता है। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 14 पे जाएगा, ये 14 और 11 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 154। फिर 7 चौक 28, तो 4 और 29 को मल्टीप्लाई किया तो 116 आ जाएगा। फिर 4 को 86 से किया तो 344 हो जाएगा। ये 4 सत्ते 28, 37 को 7 से करेंगे तो 259 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा, पहले हम जैसे प्लस कर लेते हैं तो 498 हो जाएगा। 344 और 154 को प्लस किया तो 498 माइनस 166 और 259 को भी प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के पास साइन माइनस का है, माइनस का साइन आएगा लेकिन दोनों जो हैं ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 375/28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 123/28। अब इसको क्या करेंगे हम,
123 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पे जाएगा, ये 28 4 हो जाएगा 112 और यहाँ से आ जाएगा 11। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 11 सही नहीं सॉरी 4 सही 11/28 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4224 रुपये है, यदि 12% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हमेशा क्रय मूल्य और मार्क्ड प्राइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर सीपी की बात की जाए तो सीपी को 100% मान के चलिए, अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी को 100% मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है कि यदि 12% की छूट, एक चीज याद रखिए, जब भी प्रॉफिट हो लॉस हो ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है, लेकिन छूट किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो मैंने मान लिया कि एमपी जो है वो है 100%। अब छूट दे दी गई है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 12 छूट दी तो 88%। ठीक है, 88% की वैल्यू कितनी गिवन है, 4224। 4224 तो 1% की यहां से निकाल सकते हैं, 4224/88। अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। तो 100% कितना हो जाएगा, 4224/88 और गुना में 100, इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं, 11×8 = 88 हो जाएगा ये, और 11×3 = 33। ठीक है, तो ये इस पे जाएगा आई थिंक 11×6 = 66। ओके, पूरा नहीं कट कर रहा है, 1 मिनट। देखिए ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पे कट करके देखते हैं। सबसे पहले हम 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 एकम 4 0, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24। ठीक है, अब देखिए हाँ 11 से कट हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 नीम 99 और 11 छिक 66, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 8 16, 48 गुना 100 कितना आ जाएगा अंकित मूल्य, 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। बाकी अगर किसी को बिल्कुल ही मैथ नहीं आता है तो वो ऑप्शन से भी इसको कर सकता है, जहां पे आप 4800 का 12% निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, 12% यहां से आप निकालेंगे तो 12 8 96, 9 12 चौक 48 और 9 हो जाएगा 57, 576। तो बस इस संख्या को क्या कर लीजिए, 4800 में से माइनस कर लीजिए 576 को, क्या आ जाएगा, 4224 आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही मैथ नहीं आता है तो, अदरवाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे आपको चारों ऑप्शन फिर चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा जो है सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया, विद ऑप्शन भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्कोहल तथा जल के एक 20 लीटर के मिश्रण में 20% क्या है, अल्कोहल है। मिश्रण में 12 लीटर जल मिलाया जाता है, मिश्रण में अल्कोहल की नई मात्रा क्या होगी। देखिए बिल्कुल कोई ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये कह रहा है कि अल्कोहल तथा जल के एक 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। देखिए मिश्रण किसका है, अल्कोहल और वाटर का है। ठीक है, टोटल मिक्सचर अगर हम देखें तो कितना है, 20 लीटर का मिक्सचर है। इस 20 लीटर के मिक्सचर में 20% अल्कोहल है, तो 20% निकाल सकते हैं। 20 लीटर का 20% कितना आएगा, 4 लीटर आ जाएगा। तो ये 4 लीटर क्या है, 20 लीटर में अल्कोहल है, और बाकी जो बच गया 16 लीटर ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये वाटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर मिश्रण में 12 लीटर जल मिला दिया जाए, अब 20 लीटर था मिश्रण, अगर मैंने 20 लीटर मिश्रण में 12 लीटर जल और मिला दिया तो कितना हो जाएगा टोटल मिक्सचर, 32 लीटर हो जाएगा। तो इसमें अल्कोहल की नई मात्रा पूछी है कि वो कितने प्रतिशत हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, हमें लीटर में पता है कि 4 लीटर है, ओके, और परसेंटेज में भी पता है हमें निकालनी की। ओके, ये तो उसमें थी 20%, तो 20 लीटर के मिश्रण में थी ना, तो ये 32 लीटर के मिश्रण में कितनी हो जाएगी ये बताना है अब हमें। तो देखिए 32 लीटर का कितने परसेंट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यही हमें पता करना है, क्योंकि जो अल्कोहल की मात्रा रहेगी वो 4 लीटर ही रहेगी, चाहे उसमें आप कितना भी मात्रा में पानी मिलाते जाइए, जब तक अल्कोहल उसमें ऐड नहीं होगा अल्कोहल की वैल्यू तो चेंज होने से रही। ठीक है, तो 32 लीटर का कितने परसेंट जो है 4 आएगा ये निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क को हम इधर रखते हैं, बाकी को हम उधर ले जाते हैं। 4 गुना ये हो जाएगा 100 अपॉन
32। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हैं, 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आ गया 12.5%। तो फर्स्ट लास्ट ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार और देख लीजिए अगर समझ ना आया हो तो। देखिए, एक मिश्रण दिया है जिसमें अल्कोहल दिया है और वाटर दिया है, इसका मिश्रण है, और ये टोटल जो मिक्सचर है ये 20 लीटर का है। इस 20 लीटर का 20% क्या है? अल्कोहल, और 20 लीटर का 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि 4 लीटर क्या है? अल्कोहल। ऑब्वियस है, अब 20 लीटर में से अगर 4 लीटर अल्कोहल है तो बाकी का 16 लीटर क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि मिश्रण में 12 लीटर जल मिला लिया गया है, यानी कि टोटल कितना था मिक्सचर? 20 लीटर था, तो यार ये कह लीजिए कि 16 लीटर उसमें ऑलरेडी वाटर था, इसमें 12 लीटर और ऐड कर दिया गया है, तो ये कितना हो गया? 28 लीटर जो है इसमें वाटर हो गया है। ठीक है, और 4 लीटर क्या था? इसमें अल्कोहल था, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 32 लीटर हो गया है। तो 32 लीटर का कितने परसेंट 4 लीटर आएगा, ये हमें निकालना था, क्योंकि हमें मिश्रण में अल्कोहल की नई मात्रा प्रतिशत में बतानी है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम इधर एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 4 × 100 और बटे 32, 4 8 32, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5%। इस तरीके से ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। वेट एक मिनट, देखिए नीचे दिया गया दंड चित्र एक परीक्षा में उपस्थित और अनुपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है। देखिए इसमें से हमें ट्रू फॉल्स बताना है। उपस्थित वाला आप देख सकते हैं, जो फिल नहीं किया गया है वो वाला उपस्थित को दर्शा रहा है, और जिसको फिल किया गया है वो अनुत्तीर्ण को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 2001 में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का 2003 में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात 15:16 है। देखिए 2001 में जो बच्चे उपस्थित रहे उनकी वैल्यू कितनी है? 4500 है। ठीक है, और जो 2003 में उपस्थित रहे उनकी संख्या कितनी है? 4800 है। तो निकाल लेते हैं। देखिए क्या 15/16 वैल्यू आ रही है? तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 15:16 निकल रहा है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2001 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब 4500 उपस्थित होने वाले छात्रों की औसत, एक मिनट, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो कितने बनेंगे? 4500 में 1200 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? अगर 4500 में 1200 को, ओके एक मिनट, 5700 हो जाएगा। तो 5700 में से 4500 का निकालना है कि कितने परसेंट जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तो 4500 को 57 से करेंगे तो ये 78.9% आएगा कुछ। तो इस तरीके से हमें सभी को निकाल के देखना था। अब जैसे हम 2003 की बात करेंगे तो 2003 में टोटल स्टूडेंट्स हैं 6000, 4800 और 1200 कितने हो गए? 6000 हो गए। 6000 में से 4800 पास हुए हैं, गुना हो गया यहाँ पे 100, तो इसको हम कट करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 48, 80% निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2001 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक नहीं है, क्योंकि 2001 से ज्यादा हमने 2003 का निकाल लिया है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है, दिए गए वर्षों में उपस्थित होने वाले छात्रों की औसत संख्या 4430 है। तो उपस्थित होने वाले छात्रों की औसत निकालना है। तो पहले जो उपस्थित होने वाले छात्र हैं उन सभी को ऐड कर दीजिए, जैसे 4500, 3500, 4800, 4600 और 4700, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2200। ठीक है, कितनी आएगी? 2200 आएगी। फिर इनका औसत यानी कि 5 ईयर्स का दिया ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 4420। ठीक है, तो ऑब्वियस ये पॉइंट भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत संख्या 4420 निकल रही है। ठीक है, तो इसीलिए केवल एक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कथन। ठीक, तो बस यही इसमें बताना था। तो डीआई के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन सिर्फ आपको प्लस माइनस वाले क्वेश्चन ही जो है इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता है वो प्लस माइनस वाली इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगा सकते हैं और इजीली इनको कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q तथा R का अनुपात क्रमशः 3:5:8 है। यदि उनका योग 400 है तो P और R के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अनुपात दे दिया और मैंने आपको बताया अनुपात को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, x को ऐड कर देते हैं। फिर इनका योग दे रखा है तो तीनों संख्याओं को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए और ये आ जाएगा 400 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 8 और 5 13 और 3 16, 16x ये किसके बराबर आ गया, 400 के। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0 0, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू 25। अब p और r के बीच का अंतर पूछा इसने। p की वैल्यू कितनी है, 3x है। r की वैल्यू कितनी है, 8x है। तो x की वैल्यू की रखिए यहाँ पे 3 × 45 एंड 8 × 45, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 33 34 35, 350। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। एक मिनट, 25 वैल्यू आएगी, हाँ ओके 25 थी वैल्यू, नॉट 45 नहीं है, 25 थी। तो ये 25 थी, अब 75 हो जाएगा और 25 × 8 क्या आएगा, 25 × 8 200 आएगा। तो 200 में से 75 को माइनस करेंगे तो 125 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी 125 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए जी अगला देखिए। देखिए अगले में कह रहा है P Q का 4 गुना है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दो वैल्यू हम ले रहे हैं P और Q। क्या कह रहा है कि P जो है वो Q का 4 गुना है। अगर मैं Q को 1 मान लूँ तो P क्या हो जाएगा, Q का 4 गुना यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताना है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है। अब किसको बताना है, Q को बताना है कि वो कितने कम है। तो पहले तो सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, कम पूछे अधिक पूछे, सबसे पहला जो मेन काम होगा वो डिफरेंस लेना होगा। तो कितना डिफरेंस आएगा दोनों में, 3 का डिफरेंस आएगा। अब नीचे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, जिसके पीछे से लगा हो, जिस वैल्यू के पीछे से लगा होगा उसकी वैल्यू जो है नीचे रखी जाएगी। तो P से पूछा है तो 4 जो है वो नीचे आ जाएगा और गुना में 100, क्योंकि प्रतिशत में कम बताना है हमें। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 या 75। ठीक है, मेन काम जो होता है इस क्वेश्चन में वो है ये वाली जो वैल्यू रखनी होती है उसका। तो जिसके पीछे आपको से लगा दिखे उस वाली वैल्यू को आप नीचे रखिएगा। ठीक है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। अगर आपसे पूछता, यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि P Q से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए Q से कितने प्रतिशत अधिक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, वही 3 को ऊपर रखना। अब से किसके साथ आया है, Q के साथ आया है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू में 100, तो 300% जो है वो P Q से ज्यादा है, P Q से अधिक है। ठीक है, तो बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका एक महीना में 7 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शा रही, कंपनी और बाइक संख्या। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसे। देखिए C1 से लेकर C7 7 कंपनी है, बाइकों की संख्या दी है। देखिए J1 की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो J1 की जो वैल्यू है वो है 1 महीने में बेची गई बाइकों का औसत मान। औसत मान कैसे निकालेंगे, ये जो सारी संख्या C1 से C7 तक इनको हम ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए सातों की जो बाइक की संख्या है C7 तक, उसको ऐड करने के बाद आएगा 1540। 1540 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 220, यानी कि औसत जो संख्या है J1 की वो कितनी आ गई, 220। फिर J2 है, J2 क्या कह रहा है, कंपनी C6 तथा कंपनी C7 द्वारा बेची गई बाइक की संख्या का अंतरमान, यानी कि C6 और C7 की जो भी बाइक संख्या है उनका डिफरेंस है। अब C6 में देखिए कितनी है, 348 है और C7 में कितनी है, 242। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि डिफरेंस हमें लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 106। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, J1 माइनस J2 का मान। अब J1 की वैल्यू हमारे पास 220 है, J2 की वैल्यू 106 है, तो 220 माइनस 106 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, वही जैसे कि मैंने आपको बोला, बिल्कुल प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं। ठीक है, देखने में ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल क्वेश्चन है, बट बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है गिवन है। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, एक वृत्त के व्यास का 5 गुना 140 सेंटीमीटर है, वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना। देखिए वृत्त का व्यास डायमीटर से हम बिलोंग करेंगे, इसका 5 गुना यानी कि 5D कितना है, 140 सेंटीमीटर है। 1D हम निकाल सकते हैं, यानी कि डायमीटर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा,
5 दूनी 10, 5 8 40। जब डायामीटर 28 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, क्योंकि डायामीटर का आधा होती है त्रिज्या। ठीक है, अब हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7, आर स्क्वायर कितना है? 14 × 14। यहां से कट कीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 कितना हो जाएगा? 44 गुना 14 616, 616। हाँ, अब ये आ गया हमारा एरिया। अब इसका 9 गुना पूछा है, क्या होगा? तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 54, 5 9 एकम 9 और 5 14, 1 9 6 54 और 1 55। तो 55 44 जो है निकल जाएगा सही आंसर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन जो है दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। ओके, मेंसुरेशन मैंने आपको करा रखा है। सारे फॉर्मूले जो है याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन के। और सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है बस। चलिए जी, अगला देखिए। ए तथा बी का गुणनफल क्या है यदि, क्या संख्या दी? 2a 4 5 b 7 9 किससे विभाज्य हो? 11 से विभाज्य हो। और क्या कह रहा है? a प्लस b का जो योग है वो 9 है, तो हमें a इंटू बी बताना है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी किस तरीके से 9 आ सकता है। अगर मैं लूँ सबसे पहले 24, अगर मैंने a इंटू बी 24 ले लिया, ठीक है, अब 24 किससे बन सकता है? 6 चौक 24 बन सकता है। क्या इनका एडिशन 9 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये संख्या ये नहीं होंगी। ठीक है, 24 × 1 हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। 8 3 24 भी होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो सम आ रहा है वो भी 11 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है 24 वाला ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा चेक करेंगे हम। देखिए, इसको मैं लिख देती हूँ। हमें निकालना क्या है कि हमारा जो a प्लस बी की जो हम वैल्यू लें वो किसके बराबर आए? 9 के बराबर आए। ठीक है, फिर मैंने 6 लिया कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 है। जब संख्याओं का गुणनफल ही 6 है तो वो 3 दूनी 6 होता है। इनका क्या एडिशन? क्या 3 + 2 9 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ना तो 6 हो सकता है ना 9 हो सकता है। देखिए 9 × 1 9 हो सकता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, लेकिन क्या एडिशन 9 होगा? नहीं, 9 + 1 10 हो जाएगा अगर मैं ये लूंगी तो। 3 3 9 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 3 + 3 6 रहेगा, इसीलिए 18 जो है यहाँ पे सही होगा कि a प्लस बी का जो गुणनफल आएगा वो 18 आएगा। क्योंकि अगर मैं a b की वैल्यू 6 और 3 ले लेती हूँ, ठीक है, तो इनका एडिशन 9 बन रहा है। तो यही हमें देखना था कि योग तो 9 आए। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन देखनी थी कि योग जो है वो 9 के बराबर आए। और अगर योग 9 के बराबर आ गया तो वो संख्याओं का गुणनफल देखना था, तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है कि आप किस तरीके मतलब हर एक ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमें पता है 9 योग, देखिए a प्लस, ये क्या कह रहा है बेटे, एक मिनट, a प्लस बी का जो योग है वो 9 के बराबर है, यानी कि a और b की वैल्यू कुछ ऐसी होंगी जिससे 9 आएगा। अब देखिए अगर मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 रख दूं तो मेरा कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है, 3 और 1 मिनट, 3 और 6 रखूंगी तब भी 9, ओके बात तो वही होगी, लेकिन 1 और 8 रखती हूँ मैं तो ये भी 9 आ रहा है। ठीक है, 8 + 1 9 आ रहा है, बस इसी से जो है 9 हमारा बन सकता है, या 5 4 भी बन सकते हैं, 5 4 भी 9 होगा, 6 3 5 4 8 1, इन तीनों से जो है 9 योग आएगा। लेकिन मेन चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी थी वो थी कि जब हम वैल्यूज़ को a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इस वाली में, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता कि किस तरीके से आप हर एक वैल्यू को रख के देखते और ये देखते कि क्या वो 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो इससे बेटर है आप डायरेक्ट किससे कीजिए? ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो क्योंकि उसको चेक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है आपका कंज्यूम होगा। चलिए, या फिर आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 11 का रूल क्या है, 11 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको करा रखे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। देखिए जैसे 2 का है, 2 का रूल हमें पता है कि अगर पीछे कोई संख्या होगी नंबर में वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 का है कि तीनों का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो, तो कुछ इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है। ओके चलिए, हम आंसर इसमें गिवन है ऑलरेडी, तो इससे नहीं शुरू करते हैं, लास्ट वाले से या बीच वाले से शुरू करते हैं। चलिए बी से शुरू करते हैं। देखिए 4/7, इनको चेक करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए इनको, 8 चौक 32, 7 पंजे 35। क्या 32 35 से छोटा है, यानी कि ये जो साइन दिया गया है इसमें सही है, बिल्कुल सही है। फिर हम चेक करते हैं 5/8 और 13/21 में, ठीक है। ये हो जाएगा 21 पंजे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 × 24, 2 8 एकम 8 और 2 10। क्या 105 छोटा है 104 से? नहीं, तो इसीलिए ये वाली टर्म गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना था, 13/21 यहाँ पे आना था और 5/8 यहाँ पर आना था। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सबसे छोटा है, तो आप इस तरीके से क्रॉस में कीजिए। 4 8 32 हो जाएगा, 7 पंजे 35। अब इनमें से आप छोटी संख्या बता सकते हैं कौन सी है। 4/7 छोटी हो जाएगी और 5/8 बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सा और छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये वाली ट्रिक जो है आप इस पर यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा ऑप्शन 1, तो करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन ये आंसर सही निकलेगा। देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे पहली दो संख्याओं की, 17 और 21 की, 16 और 28 की। अब जो 17 से 21 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी उसका आंसर 17/28 के नीचे आएगा और 16 और 28 का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। अब मैंने 17 को 21 से किया तो आंसर आया 447 और 16 को 28 से किया तो आंसर आया 448। तो कौन सा छोटा हो जाएगा, 447 या 448? 447, यानी कि 17/28 जो है ये 16/21 से छोटा है। तो ये जो इसमें दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अब 16/21 और 14/17 को इसी तरीके से चेक करेंगे। ये 16/21 हो गया, ये 14/17 हो गया। 16 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया तो राइट आएगा यहाँ, ओके यहाँ पे आंसर आएगा 272। 14 को 21 से किया तो आएगा 294। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 272 294 से छोटा है, यानी कि 16/21 14/17 से क्या है, छोटी है। तो बस यही इसमें बतानी थी। 14/17 सबसे बड़ी हो जाएगी, उससे छोटी 16/21 और उससे छोटी 17/28, ठीक है। बाकी अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, वही सभी को आप डिवाइड करके देखिए। 28 को 17 से डिवाइड कीजिए, 21 को 16 से, 17 को 14 से, पॉइंट में आंसर आएगा। वहां पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी और जो कैलकुलेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बेटर है आप इस वाले फॉर्मूले को अपनाइए एंड इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि को यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश जो है किया जाता है तो वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 जो है हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। देखिए एक राशि कह रहा है ये, तो आप मान लीजिए कि राशि जो है वो कितनी है, 100 है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है, 100 रुपीज़ है। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना है, 100 है। रेट हमें निकालना है इसकी वार्षिक दर, ओके। और टाइम 5 वर्ष दिया गया है और ये कह रहा है कि ये स्वयं की जो है 5/2 हो जाती है। यानी कि अगर हमने 100 ली है तो वो स्वयं की 5/2, यानी कि 100 का 5/2 कितना हो जाएगा, 250। ये क्या है, टोटल राशि बन गई है। आप कह सकते हैं कि मिश्र धन आ गया जिसमें साधारण ब्याज भी इंक्लूड है और मूलधन भी। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमें पता है 100, मिश्र धन हमें पता है 250, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। तो SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 150। अब हमें R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो 100 से 100 यहीं पर कैंसिल कर लीजिए। ये हो जाएगा 150/5 = R। यहाँ से आ जाएगा 5 × 15 और 0। तो R की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 30% यहाँ से निकल जाएगी। तो सिंपल कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ अपने मूलधन को माना है, ठीक है। अब मूलधन जो वैल्यू हो जाएगी 5 वर्षों में, जो टोटल राशि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मूलधन का 5/2, यानी कि 100 का 5/2 250 रुपये, ठीक है। इस 250 में क्या है, मूलधन भी है और साथ में क्या है, ब्याज भी है। तो हमने यहाँ से ब्याज निकाल लिया, ठीक है। ब्याज आया 150 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T। तो 100 रखा, रेट हमें निकालना है,
टाइम 5 ईयर्स है, नीचे 100 है और 150 हमने सिंपल इंटरेस्ट रख दिया है। तो यहाँ से हम रेट की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। तो जब गिवन ना हो तो वहाँ पे आप जो है 100 मान के भी जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट है, पहली, दूसरी तथा तीसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात गिवन है 5:8:7। पहली तथा दूसरी पर कमाया गया लाभ क्रमशः 10%, 30% है और तीसरी वस्तु पर 40% की हानि हुई है। तो तीनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई? देखिए अब हमें पता है कितना है, 5:8:7 है वैल्यू। अब देखिए अगर मैं 5 का 10% लाभ निकालने लगूंगी तो ऑब्वियस है पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 50 मान लेती हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको में 10 मल्टीप्लाई किया है तो हर एक में 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं 0 को कट करूंगी तो रेशो कितना रहेगा, 5:8:7 ही रहेगा। तो मैंने वैल्यू मान ली 50, 80 और 70। अब देखिए इस पे लाभ कितना हुआ है, 10% को हुआ है। तो 50 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 क्रय मूल्य और 5 ये, तो 55 आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ से 110% निकाल सकते हैं क्योंकि ये 100% की वैल्यू है। तो यहाँ से 50 का 110% भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 80 का 130% निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 13 8 104। ठीक है, फिर 70% पे 40% की हानि हुई है। तो 100% की वैल्यू कितनी थी, 7 थी। ठीक है, 70 थी तो 40% हानि, 100% का में से 40% अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 70 का 60% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 50, 80, 70 ये क्या है, सीपी है। इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा 8 और 5 13 7 200 आ जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे 50, 55, 104 और 42 को, ये आ जाएगा 201। तो 200 क्या है यहाँ पे, सीपी है और 201 क्या है, एसपी है, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस होने के बाद वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी कम और एसपी ज्यादा, तो ऑब्वियस उसे क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। देखिए अब लाभ परसेंट हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक तो जो है डिफरेंस जो है ऊपर आ जाएगा और हमें पता है लाभ या हानि प्रतिशत सीपी पे निकलता है और गुना में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। 20 से 20 कैंसिल, यह आएगा 1/2। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 2 पंजे 10, 0.5 जो है परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी वैल्यू जो है यहां से निकल जाएगी। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15,000 रुपए के एक मूलधन को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की प्रति वर्ष दर 20% है तो 5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। अब जो दिया गया है जस्ट उसको लिखना है आपको। प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,000 दिया है। रेट कितना दिया है, 20% का दिया है। टाइम 5 ईयर्स का दिया है। हमें सिर्फ क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन क्या होता है, जो ब्याज और मूलधन जब दोनों को ऐड कर देंगे वो क्या होगा, मिश्र धन। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। तो कट कीजिए इसको, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा 20 पंजे 100 और 15,000 आ जाएगा। हाँ 15,000 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना था, ये भी 15,000 था, इंटरेस्ट भी कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन जमा ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज जो है मिश्र धन का फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 15,000, 30,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, उसको मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 30,000 रुपीज़। ठीक है, 30,000 रुपये जो है यहाँ से सही आंसर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात गिवन है 7, 6 और 5 और फिर कहा गया है यदि तीनों संख्याओं का जो योग है वो 324 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो इस तरीके का हम पहले ही कर चुके क्वेश्चन। सिंपल क्या करना है, इन तीनों का एडिशन जो है वो 324 के इक्वल रखना है। तो इसको हम मानेंगे 7x, 6x और 5x, ये इक्वल हो जाएगा 324 के। ठीक है, तो 7 और 6 13 और 5 18, 18x इक्वल टू 324। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 324/18। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, 3 से कट कर सकते हैं। देखिए 3 × 6 = 18,
3 एकम 3 और 3 अठे 24, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 अठे 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब हमसे पूछिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, 7 है, तो 18 गुना 7 कितना हो जाएगा, 126 जो है सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो जो रेशो में सबसे बड़ी होगा उसके साथ ही जो है हमें x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू को कीजिएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट है P, Q and R alone can do a work in 12, 18 and 24 days respectively. They worked for 5 days, 4 days and 6 days respectively. They received rupees 32,000. What is the share of Q? Okay. टाइम एंड वर्क के इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। P, Q, R हैं, तीनों जो है अलग अलग किसी काम को 12, 18, 24 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 72, 72, 12 छिक 72, 18 चौक हो जाएगा और 24 तिया हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये कह रहा है दे वर्कड फॉर 5 डेज, 4 डेज एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली। बताया कि पी जो है ये करता है 5 दिन का, ठीक है, तो 6 गुना 5 हो जाएगा। अगला 4 दिन कर रहा है तो 4 गुना 4 हो जाएगा, और उससे अगला 6 दिन कर रहा है तो 3 गुना 6। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, 30, 16 और 18, यानी कि इन तीनों ने कितना कितना काम किया है। रेशो में आप इनको बोल सकते हैं 30, 16 और 18। ठीक है, ये काम इन्होंने किया है। अब हमें शेयर ऑफ क्यू बताना है, तो क्यू की जो वैल्यू है रेशो में वो क्या है, 16। तो 16 को ऊपर रखिए, तीनों का जोड़ जो है उसको नीचे रखिए, 30, 40, 50, 58 और 6 हो जाएगा 64। ठीक है, और गुना में आ जाएगा जितने पैसे उन्होंने रिसीव किए हैं, तो ये हो जाएगा 32,000। यहाँ से कट हो जाएगा ये 1000, 32 दूनी 64, 2 अट्ठे 16, तो 8 गुना 1000 8000। तो क्यू का हिस्सा कितना निकल जाएगा, 8000 जो है यहाँ से क्यू का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहला स्टेप आपको करना है एलसीएम का, फिर इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। ये जो 6 आया था, ये जो एफिशिएंसी निकली 12 छिक 72, ये एक दिन की है इनकी। अब वो 5 दिन काम कर रहे हैं तो गुना 5 कर दीजिए। ठीक है, 4 दिन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए एफिशिएंसी को उतने ही डेज से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना था ये क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 153 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 8। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 17, उसके बाद इंटू 8। आपको जो है एकदम से 17 इंटू 8 नहीं करना है, पहले आपको 17 को 153 से डिवाइड करना है। तो मैंने ये 153 को 17 के नीचे रखा इंटू 8। अब इसको आप कट कर सकते हैं, 17 निम चला जाएगा। ठीक है, 153 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9×8 = 72। तो 72 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। सिर्फ बोर्ड मास आपको इसमें अप्लाई करना था। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, एक मिनट देखिए, इसमें आपको सिंपल क्या करना है। अब इसमें क्वेश्चन है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 3 डिस्टिंक्ट नंबर का, क्या 7, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स ये क्या कह रहा है कि HCF जो है कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स हैं। इनका HCF जो है 7 है और LCM जो है वो 42 है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल द नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो लेस देन है LCM से। जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 42 है, इससे तीनों क्या है, कम है। देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो वो जो 3 नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ओके, देखिए जब इस तरीके से आपको नंबर्स नहीं पता है लेकिन आपको HCF पता है, तो उसके मल्टीपल ही जो है आप क्या मान लीजिए, नंबर्स मान लीजिए। जैसे HCF यहाँ से 7 है, तो नंबर्स आप ले लीजिए कि फर्स्ट नंबर जो है वो 7 है, सेकेंड नंबर 7 का मल्टीपल 14 हो जाएगा, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अगर आप लेंगे तो इसमें आप देखिए इसका HCF कितना आएगा, 7 आएगा, और LCM भी आप निकाल देंगे तो 42 जो है आ सकता है। ठीक है, 42 LCM हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 42 मैंने LCM लिया तो ये 7 से भी कट हो रहा है, 14 से भी कट हो रहा है और 21 से भी कट हो रहा है, तो ऑब्वियस है 42 इसका LCM बन सकता है। अब बात आती है इसकी मल्टीपल की। तो मैंने किया 7 गुना 14 गुना 21, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2058। ठीक है, अब इसमें अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि अगर हम जो है अब मल्टीपल 7 के 42 से कम और भी होते हैं, जैसे
21 के बाद 7 चौक 28 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, ये भी तो 42 से कम ही है, ठीक है। लेकिन हमने इनको क्यों नहीं लिया, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं 7 ना लेके ले लेती नंबर 14, 21 और 28, अगर मैंने 14, 21, 28 ले लेती तो क्या इनका जो HCF है वो 7 आता, तो वो नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो जो HCF दिया है आप उसके बाद के मल्टीपल्स जो आप लेते चलेगा। जैसे 7 था तो 7 की टेबल जो है शुरू कीजिए, 7 1 7, 7 2 14, तो 14 ही लीजिएगा एंड देन उसके बाद 21, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। तो ये राइट आंसर हमारा आ जाएगा 2058, ठीक है। चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 66 एंड देयर डिफरेंस इज 22। मतलब 2 नंबर्स है जिनका सम क्या है 26 है। मैं 2 नंबर ले लेती हूँ x और y। अब इनका सम है x प्लस वाई कितना हो जाएगा 66, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा 22। अब 2 नंबर का रेशो बताना है। रेशो कब निकल सकता है, जब हमारे पास x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूँगी, इसे डायरेक्ट कट करूंगी। देखिए x प्लस के थे तो 2x हो जाएगा। अब एक y प्लस का है, एक y माइनस का है, तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 88। तो x की वैल्यू आ जाएगी 44। जब x की वैल्यू 44 है और टोटल सम 66 है तो y की कितनी रह जाएगी, 66 माइनस 44, 22 आ जाएगी। अब रेशो बताना हमें x और y का, तो ये हो जाएगा 22 से कम 22 और 22 दूनी 44। तो 2:1 जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 2:1 जो है सही होगा। तो इस तरीके से आपको करना था। चलिए अगला देखिए। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन है यदि 434 का a% 62 है तो a का मान क्या है। क्या कह रहा है, 434 का a%, अब परसेंट में है तो 100 नीचे आ जाएगा और कितना दे दिया है 62 दे दिया है। तो a का मान हम क्या करेंगे, a को इधर रखेंगे, बाकी चीज़ें उधर लेके जाएंगे। 62 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ 100 डिवाइड में था तो मल्टीपल में हो जाएगा, और जो मल्टीपल में था उसको हम डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 3 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये 7 से कट हो रहा है, 31 एकम 31 और 7, 7 एकम 7 21, 7 से कट जाएगा ये। तो 100/7 इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हो जाएगा 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 6 जाएगा, 7 8 56, ओके। 14.28 जो है इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 14.28 होगा, ठीक। चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट है a तथा b का औसत 42 है। a तथा b का औसत 42 है तो ऑब्वियस है इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, यानी कि a प्लस b कितना हो जाएगा 42 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर कह रहा है b प्लस c का औसत, तो b प्लस c यानी कि 56 औसत है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 56 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 1 2 5 10 और 11 112। c प्लस a ये हो जाएगा 48 इंटू 2, 2 8 16, 1 2 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा a b c का औसत। यहाँ पे देखिए अगर मैं a को ऐड करती जाऊँगी तो मेरे पास आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ पर इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 6 दूनी 6 और 2 8 और 4 12, 1 8 9 10 9 19 और 1 1 2 292। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये a b और c की वैल्यू नहीं है, ये 2a 2b 2c की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम a प्लस b प्लस c की वैल्यू लाएंगे, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे 292, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 292/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 6 12। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आई 146। लेकिन ये तो सम आई है, हमें लेना क्या है, औसत निकालना है। हमसे औसत पूछा है। अब 3 संख्याएं हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। जितनी संख्याएं होंगी उतने से ही जो है उनके सम को डिवाइड किया जाता है औसत निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18 और 3 6 18, 48.66 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर्स है उनका सम बटे नंबर्स की संख्या, ठीक है। मतलब मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर्स है,
जितने भी है, पहले 5 नंबर्स का सम जो आएगा मतलब जोड़ने के बाद वो ऊपर रखेंगे, और जितनी टोटल वो संख्याएं हैं, 5 संख्याएं बोली हैं, तो उसको हम नीचे रखेंगे, तो ये निकाला जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 को नीचे लिखा और उनके सम को ऊपर रखा है। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 और उनके वर्गों का योग ये है। तो देखिए 3 संख्याएं के वर्गों का योग दे दिया, तो मैं 3 संख्या मान लेती हूँ। 3 संख्याएं 2x, 3x, 6x। अब इसके वर्गों का योग दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीधा इनका योग दे रखा था, तो अब वर्गों का योग है तो इनका योग करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 4x², 9x² और 36x², और ये आ जाएगा 441। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 4 13, 36 और 13 कितना हो जाएगा 49। 49x² इक्वल टू 441। ठीक, तो x² को मैं इधर रखती हूँ, ये हो जाएगा 441/49। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। 1 मिनट, x² को कट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये कट हो जाएगा 7 से 7 2 49, 7 6 42 और 7 3 21 और ये 7 9 63। x² जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, देखिए x² इक्वल टू 9, तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या रेशो में अगर हम देखेंगे तो 6 है, तो 6x होगा। x की वैल्यू 3 है, तो 6 × 3, 3 6 18, तो 18 जो है सबसे बड़ी मान जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 18 जो है करेक्ट होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 50% है। यदि ए का वेतन 60% से बढ़ाया जाता है तथा बी का वेतन 20% से कम किया जाता है, तो ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक, सबसे पहले हम पहली लाइन समझते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 50%। अगर बी का वेतन 100 है, 100% है, तो ए का वेतन क्या हो जाएगा बी के वेतन का 50%। अब 100 का 50% कितना आएगा, 50 ही आएगा, तो 50 रह जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए का वेतन 60% से बढ़ाया जाता है। अब बढ़ाया जा रहा है तो 50 × 60% निकाल लीजिए, कितना आया 30, यानी कि 30% जो है वो बढ़ाया जा रहा है, तो 50 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 100 में क्या कह रहा है कि 20% से कम। अब 100 का 20% कम करेंगे तो कितना आएगा 80। अब ए का भी 80, बी का भी 80। अब इसने पूछा कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ए का वेतन 80, बी का वेतन 80 और गुना में 100। 1 मिनट, ओके हाँ, तो 80 से 80 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100। मीन्स ए का वेतन बी के वेतन का 100% है। क्यों है, क्योंकि दोनों का वेतन सेम है, इसीलिए 100% है, तो 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए या सीपीएसपी का क्वेश्चन आए, हमेशा 100% मार्क कीजिए, बहुत इजीली जो है आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, किसी में मूलधन नहीं दिया तो वहाँ पे आप मूलधन को 100 मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो ईजी हो जाता है 100 मान के अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्या कह रहा है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं के योग तथा अगली 5 अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर बताना है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं, पहली बात तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ खुद से भाग होती हैं, जैसे 2 सिर्फ अपने आप से भाग होता है, 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। ओके, इसके अलावा 11, ये पहली 5 संख्याएं हैं, इनका योग कितना आ जाएगा। अगर पहली 5 संख्याओं के योग की बात करें तो इनका योग हो जाएगा 28। अगली 5 संख्याएं कौन सी होंगी, 13 होगा, 17 19 23 और 29। अगली 5 अभाज्य संख्या ये होंगी, इनका योग कितना होगा 101। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 101 में से माइनस कर दीजिए 28, 11 में से 8 जाएंगे 3, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 73 जो है इनका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 1 मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब जब ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ इसने आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं बोला है, इसने बोला आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु
बाहु बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये साथ साथ क्या कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी जो लार्जेस्ट साइड, और लार्जेस्ट साइड हमें पता है इन तीनों में कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसकी जो लेंथ दी गई है वो 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, ये आइसोसेल्स है तो ऑब्वियस है इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, दोनों ही इक्वल आएंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ए मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो अब ये एरिया पूछ रहा है इस ट्रायंगल का क्या होगा। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा वो एरिया आएगा ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा ए स्क्वायर बाई 2 एरिया का, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू तो नहीं पता है कि ए की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ओके सॉरी, यहाँ लिख देती हूँ मैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और सिंपल हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है, ये ए है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा रूट में, ठीक है। अब a स्क्वायर से रूट कट हो सकता है लेकिन रूट 2 एज इट इज रहेगा, तो 30 इक्वल टू ये आ जाएगा रूट 2a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 बाई रूट 2, 30 बाई रूट 2। अब रूट 2 से हम क्या करेंगे, इस तरीके से डबल मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 बाई रूट 2 बाई 2, 2 से ये कट जाएगा 15 रूट 2। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 15 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से एरिया हम निकाल सकते हैं, 15 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 225 गुना 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो जब भी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल आपको बोला जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, ए स्क्वायर बाई 2 लगाएंगे, ठीक है। ओके चलिए जी देखिए आगे, क्योंकि ओके देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर सिंपल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, अगर इसका मान लीजिए आइसोसेल्स नहीं है तो भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेते ना, या सॉरी कह लीजिए बेस इनटू हाइट, ठीक है। तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बस यही चीज़ हमने इसमें की है, या ये फॉर्मूला रख लीजिए या ये रख लीजिए, बस इसमें हमें ये पता था कि दोनों साइड बराबर है तो वो ए हम मान के चल रहे थे, उसमें हमने बेस इंटू हाइट नहीं लिया है, सिंपल क्या किया, ए स्क्वायर कर दीजिए है। क्या क्यों किया ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल थी वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे हमने बेस इंटू हाइट किया है। बेशक आप ए इंटू ए भी लिख लीजिए, ए इंटू ए बाई 2 कर लीजिए, बात फिर भी वही है ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपको दिमाग में आता है उस वक्त वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आगे है, कौन सी संख्या 600 के 45% से 20% कम है। सबसे पहले 600 का 45% पता होना चाहिए हमें, तो 600 का 45% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 270 होता है। अब इससे 20% कम, तो 270 का 20% हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा 2 से 14 1 55। ओके 270 का 20% 54 होता है। अब इसने कम पूछा है तो हम क्या करेंगे, 270 में से 54 को माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6, 6 में से 5 1, 216, तो कितना आ जाएगा, 20% कम कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, 8 12 तथा k का लघुत्तम समापवर्तक 144 है तो k का मान क्या है। देखिए ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं इजीली। अगर मैं 48 वैल्यू लेती हूँ तो मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल को चलाइए। अब 48 अगर मैंने ले लिया, 8 12 और 48 ये 3 नंबर है मेरे पास, मैं जो है इसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करती हूँ, तो सबसे बड़ा नंबर 48, 48 की टेबल चलाते हैं। देखिए 48 एकम 48, क्या तीनों नंबर 48 से कट हो रहे हैं, 8 6 48 भी हो रहा है, 12 चौक 48 भी हो रहा है और 48 एकम 48 भी हो रहा है। तो यहाँ से इन तीनों का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 48 निकलेगा, ठीक है। फिर मैंने लिया 8 12 और 18, ठीक है, 18 दूनी 36, क्योंकि 18 पे तीनों कट नहीं करेंगे। अब 36 से तीनों कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 12 से तो कट हो रहे हैं, 18 से भी कट हो रहा है, लेकिन 8 से 36 कट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए 36 से इसका एलसीएम नहीं होगा, तो 18 तिये चलते हैं, 18 तिये 54 होता है, ठीक है। अब 8 54 नहीं कटेगा, 12 54 नहीं कटेगा, 18 से कटेगा सिर्फ, तो 54 भी नहीं होगा। अब आता है 72, ठीक है। 18 की टेबल में 4th नंबर पे फिर आता है 72। अब देखिए 8 नीम 72 होता है, 12 छिक 72 होता है और 18 चौक 72 होता है, यानी कि इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। अभी भी 144 जो है नहीं आया है। फिर
मैं तीसरा नंबर लेती हूँ 8, 12, 12। अब देखिए तीसरा नंबर है मेरे पास, वेट, 8, 12 और 12। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 12 है। 12 की टेबल चलाएंगे, 12 इंटू 1 12। क्या 12 8 से कट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं दूसरा लूंगी, 12 दूनी 24। अब देखिए ये 8 से भी कट होगा और 12 से भी कट होगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। अभी भी 144 नहीं आया है। अब मैं क्या लूंगी? 8, 12 और 144। आखिरी नंबर यही बचता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 144 है। इसका भी हम टेबल चलाएंगे, 144 को 1 से किया तो 144। अब देखिए 144 को कट करेगा, 12, 12 144 होता है, 8 भी इसको कट कर रहा है, देख लीजिए, 8 दूनी 8 एकम 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 8 64, तो 18 8 144 होता है, यानी कि तीनों इसको कट कर रहे हैं। तो यहाँ से के का मान पता चल जाएगा आपको, कितना आएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप 8 वैल्यू मान के चल रहे हैं, के की वैल्यू आप 48 लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल के देख लीजिए कि क्या 144 आ रहा है। देखिए 8, 12 और 48, क्या इन तीनों का एलसीएम 144 आता है? देखते हैं, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 12 से कट होगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12, अब ये 3 से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, आ गया 48। ठीक है, नहीं आया 144। तो इस तरीके से भी जो आप रख के इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर 144 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अंकित मूल्य का 15% विक्रय मूल्य के 18% के समान है, छूट प्रतिशत क्या है? ओके, अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं एमपी, एमपी लिखते हैं, मार्केट प्राइस बोला जाता है इसको। एमपी का 15% कितने के बराबर है? विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के 18% के बराबर है। ठीक है, यही बोला गया है। ठीक है, छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करनी, तो मैं क्या करती हूँ, एमपी और एसपी को एक तरफ ले आते हैं, जो परसेंट वाले हैं उसको एक तरफ। तो एमपी को इधर रखा मैंने, एसपी इधर मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एमपी एसपी उधर 18% रहेगा, 15% यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि एमपी की वैल्यू कितनी है? 18 और एसपी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, अब हमें छूट प्रतिशत निकालनी है। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या कहता है? एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100, यही होता है डिफरेंस दोनों का। 18 15 3 का डिफरेंस आया। एमपी की वैल्यू कितनी है? एमपी की वैल्यू है 18। छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलेगी, लाभ हानि हमेशा सीपी पे निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए, 3 6 18, 2 3 6, और ये हो जाएगा 50 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, तो 16.66 जो है यहाँ से छूट प्रतिशत निकल जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया होता है सिर्फ आपको वही लिखना होता है, स्टेप वाइज लिखेंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जी अगला देखिए, क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू 9A एंड Q इक्वल टू 7A देन P इज हाउ मच % मोर देन Q? देखिए फिर से वही है, P कितना है? 9A है। ठीक है, Q कितना है? 7A है। अब इसने पूछा P इज हाउ मच % मोर देन क्यू, कि P कितना ज़्यादा है। ज़्यादा है तो सबसे पहला स्टेप, कम ज़्यादा जब भी पूछेगा आपसे, उन दोनों नंबर्स का क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2A आ गया, तो 2A को ऊपर रखेंगे। अब कितने से ज़्यादा बताना है। ठीक है, मोर देन क्यू पूछा ना, कि क्यू से कितना ज़्यादा है। अब देखिए मैंने आपको बोला से जहाँ पर आएगा उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया कि P क्यू से कितना ज़्यादा है, क्यू से, तो क्यू वाली वैल्यू को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7A और इनटू में 100, क्योंकि परसेंट में हमें बताना है। A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 200/7। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, यहाँ से आया 5, 7 6 42, हाँ 28.56, 28.56 जो है सही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ हानि प्रतिशत क्या है जब सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और सारी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए अब क्या कहा इसने, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 10 CP, ये किसके बराबर दे दिया? 10 SP के विक्रय मूल्य की। ठीक है, तो यहाँ से भी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जो सेम चीज़ें उसको एक तरफ ले आते हैं।
तो CP को इधर रखा मैंने, SP इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 12/10। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि CP की वैल्यू कितनी है 12 और SP की वैल्यू कितनी है 10। अब हमें पता है लाभ या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डिफरेंस और बटे में क्या चला जाएगा, CP क्रय मूल्य पे निकालते लाभ हानि। तो 12 और 10 में से का डिफरेंस आएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा, CP कितना है 12 है और गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 50/3। बिल्कुल वही सेम उसी की तरह आंसर भी दोनों का सेम ही आ रहा है। हानि कितनी हो जाएगी, 16.66% हो जाएगी। ये याद रखना, हानि होगी कि लाभ। हानि क्यों होगी, क्योंकि CP ज़्यादा है और SP कम है। अगर SP ज़्यादा होता, CP कम होता, तब वहाँ पर क्या होता, लाभ होता। ठीक है, तो बस ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नीचे दिया गया दंड चित्र एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। देखिए J1 क्या कह रहा है, सभी 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन। अब 5 बल्लेबाजों ने कितने कितने रन बनाए, 95, 105, ठीक है, 135, 75 और 145। तो सबसे पहले इनका सम करेंगे। अगर हम इनका सम करेंगे तो यह आएगा 555। अब इनका औसत लेना है हमें J1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 111। ठीक है, सॉरी 111। तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 111 111 जो है J1 की वैल्यू। J2 कह रहा है E और D द्वारा बनाए गए रनों का मध्यांतर। अब देखिए E ने कितने रन बनाए हैं, E ने 145 रन बनाए हैं और D ने 75 रन बनाए हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 145 माइनस 75, ये J2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो ये 30 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 30 नहीं, 70 आएगी, ना कि 30, 70 आएगी। अब देखिए J3 क्या कह रहा है, J3 कह रहा है C और B द्वारा बनाए गए रनों के मध्यांतर। C ने बनाए हैं 135 रन, अगर आप ग्राफ में देखेंगे, और B ने बनाए 105 रन, तो कितना अंतर आ गया, 30। अब हमें निकालना क्या है, J3 की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30, और यहाँ पे देखिए माइनस J2 70 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 111। अब 111 और 30 को जो ऐड करेंगे 141 माइनस 70, 71 जो है यहाँ से करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का खेल था सारा, बाकी कुछ नहीं था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यदि 2 अभाज्य संख्याएं यदि हैं यहाँ पे A तथा B, 2 अभाज्य संख्याएं लेनी है A और B, जहाँ पे A जो है वो लेस देन है B से, उनका गुणनफल दे दिया 221, तो 4A माइनस 3B का मान बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए A और B, ये चीज़ आप याद रखिए क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। गुणनफल कितना है 221, तो 221 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं, जो अभाज्य संख्याएं बने वो हो सकते हैं 13 और 17। ठीक है, अब हमें पता है A B से छोटा है, तो 13 वैल्यू A की हो जाएगी और 17 वैल्यू B की हो जाएगी। अब हमसे पूछा इन्होंने 4A माइनस 3B। ठीक है, तो 4 इंटू 13 माइनस 17 इंटू 3, तो 13 चौक 52, 17 तिये 51, कितना आ गया, 1 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर हैं वो 3 और 33 भी बन सकते हैं, नहीं 3 और 33 नहीं, 3 और 77, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 1 22, 221, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3 तो अभाज्य संख्या है, बट 77 जो है ये भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं लिया गया है, क्योंकि हमें दोनों ही संख्याएं कैसे लेनी है, अभाज्य। अब यहाँ पे आप देखेंगे 13 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक वस्तु को 17% की हानि पर 1992 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 2760 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि क्या होगी। देखिए हमेशा CP 100% मानिए। अब 100% अगर CP है, 17% की हानि कितनी वैल्यू हो गई, 83 हो गई है। 100 में से 17 माइनस करेंगे 83, तो यानी कि जो 1992 रुपये हैं ये किसकी वैल्यू आ रही है, 83% की आ रही है। हमें अब यहाँ से हम 1992 रुपये की वैल्यू 83% है, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83/190 1992 हो जाएगी। हमें निकालनी कितनी है, 2760 की निकालनी है परसेंट में, तो 83 1992 और गुना कर दीजिए 2760 को। इनको जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 115, यानी कि इनको कट करके आप सोल्व करेंगे। जब जैसे 2 से कट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 × 18 हो गई, 2 × 18 2 6 12, इसी तरीके से इसको कर सकते हैं 2 × 2 3 6 2 6 16 और 0। ठीक है,
तो ये पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 115। अब देखिए CP है 100% और SP जो निकला है, ये वैल्यू SP की निकली है, वो निकली 115%। तो अब देखिए इसमें देखेंगे हम CP कम है और SP क्या है, ज़्यादा है, तो लाभ होगा कितने परसेंट का, 100 से 115 हो गया, कितना लाभ हो गया, 15% का लाभ हो गया। तो 15% लाभ जो है यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 15% का लाभ। ठीक है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 36 से पूरी तरह विभाजित है तो A का मान क्या होगा। ये एक संख्या दी है 58579A। अब इस A की जगह हमें रखना है कि वो संख्या बताइए जो 36 से पूरी तरह विभाजित हो। तो जब मैं यहाँ पर 2 को रखूँगी, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, तो ये 36 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर 2 की जगह इस A की जगह 4 रखूँ, 6 रखूँ, 8 रखूँ, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 16,272 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन इसमें कंप्लीट वैल्यू आएगी 16,272। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगी, A की वैल्यू 2 आएगी। तो ये आपको इस तरीके से आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया दंड चित्र जो 2 अलग अलग कंपनियों P और Q द्वारा कारों का उत्पादन दिखाता है। यहाँ पे देखिए आप कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए 1991 से 93 तक कंपनी P की कारों का उत्पादन 14% बढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं 1991 में। देखिए जो P है ये 2004, एक मिनट, ठीक है 1991 में जो ये आपको विदाउट फिलिंग दिखाई दे रहा है, ये P की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये फिल वाला Q की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो 1991 से 93 तक P कारों का जो उत्पादन है वो 57.14% बढ़ा। देखिए 1991 में कारों का उत्पादन कितना था, 35 था, और 93 में कितना है, 55 है। अब हमें बताना कितने परसेंट बढ़ा है। तो 35 से 55 हुआ है, बढ़ाना आए या कम होना हो बताइए। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 15 और 5 20 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 20 का है डिफरेंस। अब हमें देखना है यहाँ पे कि बढ़ा कितने से है। 35 से बढ़ा है तो 35 नीचे आ जाएगा और गुना 100 कर दीजिए। यहाँ पे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 5 सत्ते 35। ठीक है, 400/7। 400/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 57.14। तो ये जो वाला फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरीके से निकालना था। ठीक, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट सही है या नहीं। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1994 में कंपनी P द्वारा कारों के उत्पादन का 1996 में कंपनी Q द्वारा कारों के उत्पादन में अनुपात 14/9 है। ओके, P द्वारा कारों का उत्पादन 1994 में देखिए कितना है, 70 है। ठीक है, 70 है 1994 में। फिर कह रहा है 1996 में कंपनी Q द्वारा उत्पादन, देखिए कंपनी Q द्वारा उत्पादन है 45। तो 70 और 45, क्या इनका अनुपात 14/9 आ रहा है, करके देखते हैं। देखिए 3 दूनी 6, नहीं 5 से ही कट जाएगा, 5 ने 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, आ रहा है 14:9। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब ठीक है, वैसे भी इसमें बता सकते थे हम डायरेक्ट, हाँ फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। थर्ड और चेक करना पड़ेगा हमें। 91 से 96 तक कंपनी P द्वारा कारों का औसत उत्पादन इतना है। औसत उत्पादन दिया अब, तो 91 से 96 तक जितना भी है उन सबको जोड़ लीजिए। देखिए 1991 में 35 था P का उत्पादन, 92 में 45 था, 93 में 55 था, 94 में 70 था, 95 में 45 था और 96 में 25 था। इनको ऐड कीजिए, 5 और 5 10। एक और चीज़, ये हज़ार में दी गई है वैल्यू। ठीक है, तो लाख में आंसर आएगा इसका। 5 और 5 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 3 2 5 और 4 9 और 5 14 और 4 18 और 2 20 और 7 27। तो 2,75,000 जो है ये आएगा। ठीक है, अब इसका औसत पूछा है 2,75,000। ओके, 1 0 कम होगी। अब औसत पूछा है तो कितने ईयर है, 6 साल का पूछा है ये। तो 6 से हम जो है डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 45 कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, 61 नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट इसमें गलत हो जाएगा। सही बताना था हमें, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। A 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से बिंदु P से 8 पूर्वाह्न पर चलना शुरू करता है। मतलब एक A है कोई बंदा जो P पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, कितने बजे, 8 बजे। स्पीड क्या है उसकी, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, B दूसरा एक बंदा है
जो ए की तरफ चलना शुरू करते हैं, यानी कि ए जा चुका है, बी फिर उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है, पी से ही, बिंदु पी से ही जा रहा है ए की तरफ, यानी कि ए आगे जा चुका है, ठीक है। और ये 10 बजे शुरू कर रहा है और ये ले रहा है कितना टाइम, 60 किलोमीटर पर आवर से। अब ये कह रहा है कि क्या बी ए को 4 अपराह्न पर पकड़ लेगा, ये सही बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए 8 से 4 तक का टाइम कितना हो गया, 8 से 4 तक 9, 10, 11, ओके 1 मिनट यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में किस स्पीड से वो चल रहा है, 45 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 गुना 45, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने 4 बजे तक इतनी दूरी तय कर ली है, 360 किलोमीटर। अगर जो बी बिंदु है इसकी भी अगर दूरी इतनी निकलती है तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि 4 अपराह्न पर बी जो है ए को पकड़ लेगा, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी जो है 10 बजे शुरू करता है, तो ये 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6 घंटे हो जाएंगे। तो 6 गुना 60 हो जाएगा, तो ये भी 360 आ गया। मीन्स ये पॉइंट जो है दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि बी ए को 4 अपराह्न पर पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि 4 बजे तक दोनों सेम दूरी जो है तय करेंगे, 360 360। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं दूसरा पॉइंट। अब देखिए दूरी 360 आ चुकी है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि अगर ए की गति को, 1 मिनट, हाँ, अगर ए की गति को 25% से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसकी जो पहले घंटे की गति थी वो 45% थी, इसको हम 25% बढ़ा दें, ठीक है। कितना, 25 चौक 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, या सीधा 125 कर लीजिए, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 224, 25 को 4 से कीजिए, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 4 दूनी 8, ओके 56.2 जो है अब उसकी स्पीड हो गई है 25% बढ़ने के बाद। तो वो समान दूरी को, 360 दूरी थी, उसको 56.2 में क्या वो 20% कम समय में तय करेगा। पहले वो इतनी दूरी को 8 घंटे में तय कर रहा था 45 किलोमीटर के साथ, अब देखते हैं इसको कितने में करेगा। तो ये 56.2 आएगा। इसको जो है हम कट करके देखेंगे तो इसका आंसर जो है पॉइंट में जाएगा, बट ये पॉइंट में जो होगा ये बिल्कुल सही निकलेगा। इसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। 360 है, 562 हम गुना 10 ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 6.7 आएगा, मतलब 6.7 आएगी, ठीक है। मतलब जो जितना टाइम इसको लगेगा ना इस दूरी को तय करने में वो 6.7 है। अब पहले 8 लग रहा था, अब 6.7 लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू हम मान सकते हैं 8। अब 20% कम, यानी कि 80% की कितनी हो जाएगी, 8/100 गुना 80 हो जाएगी, गुना 80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंजे 10, 8 चौक 32, तो ये देखिए 5 6 30 और 5 चौक 20, ओके 6.4 या 7 इस तरीके से आएगा। तो मतलब कम समय में जो है ये 20% में लगभग तय करेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, 56.2 ना लेके आप डायरेक्ट 56 ले लीजिए, उससे जो है आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉइंट में लेंगे तो वही फिर पॉइंट का चक्कर पड़ेगा। उससे बेटर है आप पूरी वैल्यू को ले लीजिए और उसका 20% निकालिए, ठीक है, तो राइट आंसर वही निकलेगा। तो 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान ए से आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 16 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो ए से आरंभ करता है और बी पर 16 घंटे में वो पहुंच रहा है, यानी कि जो टोटल टाइम वो ले रहा है वो 16 घंटे ले रहा है। फिर कह रहा है कि आधी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 18 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। ए तथा बी के बीच की अब दूरी हमें ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी जो है ए और बी के बीच में हो जाएगी। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आधी दूरी को 6 किलोमीटर मैं मान लेती हूँ कि x दूरी है टोटल, ठीक है। तो x/2 इसका आधा कितने घंटे में, 6 किलोमीटर में, प्लस आधी दूरी जो बच गई उसको कितने घंटे में, 18 घंटे में, और उसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो 16 घंटे लग रहा है। मतलब टाइम जो दिया गया है वो कितना है, 16 दिया है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे जो अप्लाई हुआ वो हुआ टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। नीचे डिस्टेंस दिया गया है, ऊपर स्पीड, और ये टाइम हो गया टोटल 16 घंटे। बस अब हमें इसे को सोल्व करना है। x/12 हो जाएगा, ये x/36 हो जाएगा और ये 116 के बराबर आएगा।
अब देखिए यहाँ पे 36 एलसीएम, 12 दूनी 24, 36, 3x जमा 4x, 4x हो जाएगा ये 116। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 116 इंटू 36/4, 4 नीम 36, तो 9 6 54, 5 9 एकम 9 5 14, 16 नीम में 144 होते हैं वैसे भी, तो 144 किलोमीटर यहाँ पर सही वैल्यू निकल जाएगी कि टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, 144 थी। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई राशि 48 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैंने आपको बताया कि क्या मान लीजिए, मूलधन को 100 मान लीजिए। अब 100 की 3 गुनी हो गई, ठीक है, यानी कि 300 हो गई। इस 300 में 100 मूलधन है और 200 क्या है, ब्याज है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 200 रखेंगे, मूलधन 100 हो जाएगा, आर हमको निकालना है, टाइम 48 है और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/48, क्योंकि 100 से 100 यहीं पर कैंसिल कर लेते हैं और आर आ जाएगा। ये इसको सोल्व करेंगे तो 48 चौक पे जाएगा, ये कट सकता है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, 2 6 12, ये 25 हो जाएगा। 25/6, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 8, नहीं सॉरी 1 बचेगा ना, हाँ 6 एकम 6 जाएगा, 6 दूनी 12 होता है क्योंकि 6 दूनी 8 थोड़ी। ठीक है, फिर 4 आएगा, 6 सत्ते 42, 6 6 36, 6 सत्ते 42, ओके 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो 4.17 यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, 7 राज्य दिए गए हैं, LMNOPQ, इन सभी 7 राज्यों की कुल जनसंख्या दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो किस में दी गई, परसेंटेज में। हमें पता है टोटल 100% होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल जनसंख्या है वो 100% की वैल्यू दी गई है 22,5,000। ठीक है, 5,000, ओके, सिर्फ 3 ही 0 है। आगे क्या कह रहा है, ये J1 जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए J1 की जो वैल्यू है वो N और O की जनसंख्या का योग है। लेकिन अगर हम परसेंट में देखें, N और O का कितना आ रहा है, 16-14 आ रहा है, 16-14 30% है। देखिए इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगी 22,50, क्योंकि 100 इसके नीचे आएगा, 0 से 0 2 कैंसिल, तो 1% की आ गई। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि N की 16% की वैल्यू निकालिए, 14% की वैल्यू निकालिए एंड देन उनको प्लस कीजिए। ठीक है, लेकिन वो बड़ा होगा, इससे बेटर आप परसेंट की वैल्यूज को पहले ऐड कर दीजिए एंड डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब 16 14 30% आ गए, तो डायरेक्ट यहाँ से 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 20 50, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको लिखिए। यहाँ पे आई थिंक वैल्यू आएगी 67,500, 67,500 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि जो J2 की वैल्यू है, ये J1 की वैल्यू है, ये J2 की वैल्यू जो है ये M और N की जनसंख्या के मध्य अंतर है। M और N में अगर हम अंतर देखेंगे कितने परसेंट का, 16% का, तो 16% की वैल्यू 16 गुना 2250 कर दीजिए। 16 गुना 2250 जो आएगा वो आएगा 36,000 आएगा, आई थिंक 36,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद J3 कह रहा है कि राज्य MNOP की औसत जनसंख्या, तो इनको ऐड कीजिए, 32 16 32 16 32 10 42 6 48, 32 42 6 48 और 4 52 और 10 62 और 8 70, 70% हो जाएगी। तो 70% की वैल्यू आप निकालिए 70 गुना 2250 करके। ठीक है, तो 70 गुना 2250 करेंगे तो 15,7500 आएगी। अब इसका औसत पूछा है तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब जो वैल्यू आई J3 की आई थिंक 39,000 समथिंग आएगी, 375 से है, तो फिर तीनों को ऐड कर दीजिए। J1 ये J2 की आ गई, ये J3 की आ गई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,42,875। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 डिवाइडेड बाई 5 4 - 2 इंटू 6। सबसे पहले हम क्या बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है उसको सोल्व करेंगे डिवाइड से भी पहले। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 जब आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 10 5 इंटू 2 इंटू 6 ये बनेगा। अब इनको करेंगे 5 दूनी 10, एक मिनट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, इसमें किया हमने 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4 और 6 24 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो रूल अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि 10 5 इंटू 2 कर दिया है सीधा।
ठीक है, कि ब्रैकेट में जो 2 था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमारी ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, वहाँ से हमको 2 मिल चुका है और ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, यही होगा ऑब्वियस है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 6 24 जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था, ना कि 6, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 24 जो है इसका सही होना चाहिए था। ओके, मे बी फाइनल में वो चेंज कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 4 बेल हैं क्रमशः 5, 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर जो है बजती हैं। यदि वह 3 बजे 7 बजना शुरू करती हैं तो वह कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी तथा 18 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए क्या करना है अब इसमें। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जितने अंतराल पर दे रखी हैं वैल्यूज़ उनका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 5, 10, 12 और 15। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अब 2 से कर सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 6 12 और 3। अब 3 से जा सकता है ये, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 जो है इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा है कि 3 बजे एक साथ बजना शुरू करती है तो वह कितने समय अंतराल के साथ जो है बजेंगी, तो 60 मिनट बाद बजेगी वो, मीन्स 1 घंटे में जो है वो एक बार बजेगी। तो फिर पूछा इससे 18 घंटे में कितनी बार, जब 1 घंटे में एक बार बज रही है तो 18 घंटे में कितनी बार बजेगी, 18 बार जो है वो बजेगी। तो 1 घंटा 18 बार जो है यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है ये, ठीक है। कई बार जो है टाइम भी पूछ लिया जाता है, जैसे अगर वो आपसे कहता है कि वो 3 बजे जो है बजी थी, अगली बार वो कब बजेगी, तो 1 घंटा बाद बजेगी, यानी कि 4 बजे बजेगी। तो इस तरीके से टाइम भी जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ बस आपको आनी चाहिए, सिंपल है, सिर्फ आपको एलसीएम इसमें लेना होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, पी तथा क्यू अकेले कार्य को क्रमशः 18 तथा 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। क्यू ने बचा हुआ कार्य अकेले खत्म किया, कार्य कितने दिन बाद जो है पूरा हुआ। अब देखिए पी और क्यू अकेले, पी क्यू अकेले अकेले काम कर रहे हैं 18 और 45 दिन में। सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 90, 18 पंजे 90, 45 दूनी 90, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए इसने क्या कहा, उन्होंने 7 कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन तक पी ने भी काम किया और क्यू ने भी काम किया। इसने 15 काम किया, इसने 6 किया, टोटल काम कितना कर चुके हैं वो 21 कर चुके हैं, और था कितना काम टोटल 90। तो 90 में से अगर मैं 21 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 10 में से 1 जाएंगे 9, 69 काम जो है अभी भी क्या है, बचा हुआ है। और इस 69 काम को अब पूरा कौन कर रहा है, इस 69 काम को पूरा करेगा क्यू, ठीक है। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 69/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 34.5 दिन जो है किसको लग जाएंगे, क्यू को। लेकिन इसमें बताना है टोटल डेज कितने लगेंगे, ठीक है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 34.5 डेज ये हो जाएंगे, और 3 दिन इन्होंने पहले काम किया था, तो 34.5 में 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 37.5 डेज, ठीक है। 37.5 डेज जो है इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछता कि क्यू कितने दिन में पूरा कर लेगा काम, तो 34 अगर ये पूछता ना कि बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो आंसर होता है 34.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा टोटल वाला, तो तब जो है हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट है, रमन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 30% अंक उसको मिले हैं, फिर भी क्या जो है वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, 60% अंक चाहिए। तो अधिकतम अंक पूछे कि क्या है परीक्षा के, मतलब जितने में से पास होनी है वो बतानी है। अब देखिए 30% अंक में क्या है, प्राप्त करता है वो, और 60% पास होने के लिए चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30% का आ गया, और इन्हीं 30% से वो क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है। और अगर अंकों में इसकी 30% की संख्या देखें तो वो कितनी है, 30 है। तो 30% की वैल्यू 30 है, 1% की कितनी हो जाएगी, 30/30 हो जाएगी। अब हमें चाहिए किसकी, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं परसेंट में, 100% हो सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 100 कर दीजिए, 30 से 30 कैंसिल, 100 जो है अधिकतम अंक आ जाएंगे। तो इस 100 में से उसने जो है 30% अंक प्राप्त किए हैं,
और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अब देखिए 100 का 60% अंक अनिवार्य है। 100 के 60% कितने होते हैं? 60%, जो 60 जो है नंबर ज़रूरी थे, लेकिन उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 30%, यानी कि 30% उसने अंक प्राप्त किए हैं, मीन्स 30 नंबर उसने लिए हैं और वो 30 ही नंबर से क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यही बात इसमें की गई है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100% जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नीचे जो है एक वो दिया गया है, छात्रों की कुल संख्या में से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाना है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2006 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी? 21,600 थी। ओके, ये परसेंट में दर्शाई गई है, 60%, 30%, 40%, इस तरीके से। ठीक है, 2006 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 21,600 थी, तो उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 36,000 थी। ये कथन सही बताना। देखिए 36,000 कह रहा है ये कि 100% की वैल्यू कितनी है? 36,000 है। और उत्तीर्ण की संख्या आप देखेंगे कितनी गिवन है इस ग्राफ में? 60% है। तो 1% की कितनी हो जाएगी यहाँ से? 360 हो जाएगी। क्या 60 की वैल्यू 21,600 निकल रही है? 360 गुना 60 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 6 36, 3 6 18 19 20 21। देखिए 21,600 आ रही है। फर्स्ट पॉइंट में यही दिया गया था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है कि अगर टोटल बच्चे 36,000 हैं तो 2006 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 21,600 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि यदि 2009 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 12,500 थी, यानी कि अगर 100% की वैल्यू 12,500 थी तो 1% की कितनी निकलेगी? 125 निकल जाएगी। तो उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 50,000 थी। अभी परसेंट में अगर हम देखें 2009 में, तो वो आ रही है उपस्थित छात्रों की 25%। तो 25 गुणा 125 कर दीजिए, क्या 50,000 निकल रहा है? ओके, उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। ओके, ये उत्तीर्ण छात्रों की दी है, सॉरी, ये 100% जो वैल्यू आई है वो 50,000 आई है। 50,000 एक की जब आप निकालेंगे तो 500 आएगी, और उत्तीर्ण छात्रों का निकालेंगे आप तो 25 गुना 500 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 12,500। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही आ रहा है, तो सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या गड़बड़ है देखते हैं। देखिए ये तीसरे पॉइंट को सही नहीं बता रहा है, तो इसको भी निकाल के देखते हैं कि क्यों गलत है ये। ठीक है, वेट, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 2006 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 2009 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के प्रतिशत का अनुपात 12:5 है। ओके, 2006 में उत्तीर्ण देखिए ऊपर दे रखा है, कितनी है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या? 21,600 है। ठीक है, कितनी है? 21,600। ओके, प्रतिशत का अनुपात पूछा है, सॉरी प्रतिशत का। 2006 में 60% था और 2009 में 25% था। क्या 12,5 निकल रहा है? निकाल के देखते हैं। 5 पंजे 25 और ये 12, तो ये 12:5 आ रहा है ये। बट इसमें गलत क्यों दिया ये? ओके, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया। ओके, सही था ये, लेकिन इन्होंने ऑप्शन क्या किए कि थर्ड वाला ऑप्शन में डाला ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड तो आ ही रहे थे, फिर बट फर्स्ट और थर्ड भी बोल सकते थे। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का यहाँ पे संख्या लेनी है। ओके, यहाँ पे एक में संख्या लेनी है और एक में प्रतिशत वैल्यू लेनी है आई थिंक। वेट, इसमें यही दिया गया है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2006 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 21,600 थी। ठीक है, और इसमें प्रतिशत का अनुपात पूछा है। 2009 में प्रतिशत कितना था? 25 था। तो यहाँ से जो है अनुपात पूछा था आई थिंक, बट ये नहीं निकलेगा। अगर हम इसमें भी लेते तो 21,500, तो ये भी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाता है। ये 5 चौक 20 होता है और 5 दिए 15, तो ये भी नहीं निकलता। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो भी यहाँ से भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के प्रतिशत का अनुपात देता वो, लेकिन अगर हम दोनों की प्रतिशत का निकाल रहे तो वो तो 12:5 ही निकल रहा है। ठीक है, इस पे पता नहीं क्या लॉजिक इन्होंने यूज़ किया है और किस तरीके से पूछा है। अगर प्रतिशत का इन्होंने पूछा है तो 60/25 आ रहा है, तो ये 12:5 ही निकल रहा है। ठीक है, 5 के 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये थर्ड वाला भी इसमें पॉइंट सही बन रहा है। ठीक है, तो बट इसमें ऑप्शन यही माना है। तो अगर ये तीनों को सही कह रहा है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी फिर सही होने थे। इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट होना था और ऑप्शन ए भी करेक्ट होना था। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट है, एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 40 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग में हमें पता है क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो भी समान ही होते हैं। तो वर्ग की विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अब विकर्ण हमें गिवन है तो विकर्ण 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/√2 आ जाएगी। इसको हम √2 × √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40√2/2। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। अब a स्क्वायर में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 × 40 × 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √2 है ना, हाँ तो ये नीचे 4 बचेगा ना, क्योंकि पूरा स्क्वायर लेंगे हम 4, तो ये 2 दूनी 4 बचेगा। या कंप्लीट 40√2 भी आप रख सकते हैं। अगर हम 40√2/√, ओके सिंपल इसको आप इस तरीके से ही रख लीजिए, 40/√2 ही रख लीजिए, 40/√2। इसका भी अगर हम होल स्क्वायर लेंगे, 1 मिनट क्या रखा है, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है ठीक है, ये कट जाएगा, 40 × 40 बचा है अब यहाँ पे। a स्क्वायर है ना, ये 4 चौक 1600 और 2 से ये कट हो जाएगा 800। ठीक है ठीक है, 800 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपको 40√2 रखना है वो रख लीजिए, या 40/√2 रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। 40/√2 से करेंगे वो भी निकल ही जाएगा। नहीं पॉसिबल नहीं है, वहाँ से वैसे ही करना पड़ेगा, इसको पूरा सोल्व, यहाँ से विकर्ण को सोल्व करना पड़ेगा। ओके दोबारा देखिए इसको, देखिए विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन्स डायगोनल इक्वल टू √2a। अब डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 40 इक्वल टू √2a। इस √2 को मैं इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 40/√2। तो रूट को हमें नीचे इस तरीके से नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा 40√2/2। ये वैल्यू जो है विकर्ण की निकल के आ जाएगी। अब इसको a स्क्वायर में हम पुट करेंगे तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर हो जाएगा 40√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 40 × 40 और √2 2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4, ये बनेगा 1600/2, तो 2 8 16, तो 800 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा, 800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, √9 + √256 का मान क्या होगा। जब देखिए रूट के बाहर कोई भी वैल्यू ना हो तो यहाँ इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 दे रखी है तो ये क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 किसका होता है, 16 का होता है। ठीक है, 9 + 16 कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 16 + 9 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके तो ये थे DSSB मैथ में पूछे गए सभी तरीके के क्वेश्चन जो आप इजीली जो है कर सकते हैं, वो सारे जो है लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। DI मैंने आपको बताई है, 3 क्वेश्चन जो है आपको DI में देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन जो है DI से। एक क्वेश्चन आपको SI से मिलेगा। SI का मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, SI या CI जो भी है, फॉर्मूले से आप इजीली जो है उनको कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का आपको क्वेश्चन मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल जमा घटा वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे, जिसमें आपको सिंपल एडिशन करना होगा, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन लिए नहीं है इसमें जिसमें सिंपल एडिशन पूछा गया है। ठीक है, या सिंपल बोर्ड मास का रूल लगा है, तो वो तो मैंने फिर भी बोर्ड मास जिसमें अप्लाई किया गया है वो मैंने आप लिया भी है इसमें। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे सिंपल जिसमें डिवाइड सिर्फ मल्टीप्लाई करनी थी, तो वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन वो आएंगे। ओके, 1-2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से रिलेटेड मिलेगा, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट ज़्यादा है, इस तरीके का मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको फिर वही CP/SP से रिलेटेड, छूट परसेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यही जो है सब घूम फिर कर जो है ये पूछे जाएंगे। मेंचुरेशन में अगर आपको देखना है तो आप मेंचुरेशन के फॉर्मूले याद करके जाइएगा एंड देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उन चीज़ों को कीजिएगा। तो मेंचुरेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।